Hello, good morning, students. So today we are going to see chapter 6, the town trader and the craft persons. So what would a traveler visiting a medieval town expected to find? This would depend on what kind of town it was. A temple town, an administrative center, commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, एज वेल एज द सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी एंड द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब देखिए, अब जब यहाँ पे बात की गई है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हैं या कहीं किसी भी टाउन में जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ की जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं वही खरीदते हैं। जिस भी तरह की चीज़ें चली आ रही हैं, बनी आ रही हैं, आप वो खरीदते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है आपको हर जगह पर अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो सेवरल फंक्शंस में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की, ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं व्हाट वी हैव इन दिस पैराग्राफ। यू रीड अबाउट द कोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन टू द थांजावुर, द कैपिटल ऑफ द Kolas as it was 1,000 years ago. The perennial river Kaveri flows near this beautiful town. The one hears the bells of the Rajeshwara temple built by King Raj Raja Chola, and the townspeople are all praised for its architect Kunjarmalan Rajaraja and the Peruchatha Chanchan, who was proudly carved his name on the temple wall inside his massive Shivalinga. Beside the temple there are palaces with a Manadapas or pavilions. King hold a court in this Manadapas, issuing an order to their subordinate. There are also a barrack for the army. The town is bustling with a market selling grain, spices, clothes and jewelry. Water supply for the towns comes from wells and the tanks. The Salaya weavers of the Thanjavur and the nearby towns Urayur are busy producing a cloth for the flags to be used in the temple festival. Fine cottons for the king and nobility and coarse cotton for the masses. Some distances away, the Swami Milai and the Sathapatis or the sculptor are making execute bronze idols and the tall ornamented bell-metal लैम्प्स। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की, तो देखिए यहाँ पे जिस जगह के बारे में बताया गया है जो कि क्या है थंजावुर। यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे टेंपल देखने को मिलेंगे जो कि एक राजा के द्वारा बनाए गए। जिस टेंपल की बात की गई उस टेंपल का नाम है राज राजेश्वर टेंपल, और ये जो है बिल्ड किया गया है राज राजा चोला किंग के द्वारा। ये जो टाउन है पीपल्स यहाँ की जो जिस तरह से ये मंदिर बनाया गया है इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं इसके आर्किटेक्ट की, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसके साथ साथ और भी जो शिवलिंग जिस तरह से वहाँ पे शिव की बैठाई गई है, जिस तरह से उनका जो क्राफ्टिंग की गई है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इनके आर्किटेक्ट जो थे उनका नाम था कुंजराना मल्लन राजराजा पेरुंथचा चांद, ये उनके आर्किटेक्ट का नाम था। इसके साथ साथ टेम्पल्स में आपको और भी कई सारे प्लेसेस जो हैं वो देखने को मिलेगी, जैसे कि किंग जहाँ पे अपना कोर्ट हेल्ड करते हैं और भी सारी चीज़ें जहाँ वो अपनी सबऑर्डिनेट से बात करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेगी। द टाउन इज़ बस्टलिंग विद अ मार्केट सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ एंड ज्वेलरी. Water supply for both the towns comes from wells and tanks. The Salaya weavers of the Thanjavur and the nearby town of the Urayar are busy in producing cloth for flags to be used in the temple of a festival. Fine cotton for the king and the nobility and the coarse cotton for the masses. Some distances away at the Swami Milai and the Sathapatis or the sculptor are making a equisite bronze आइडल्स एंड द टॉल ऑर्नामेंट बेल मेंटल लैम्प्स। मतलब इसके साथ साथ आपको वहाँ पे जो है वहाँ की मार्केट में और भी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ग्रेन्स यानी कुछ जैसे हम दाल चावल गेहूँ की तरह जो भी है वो वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। स्पाइसेस मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरीज मिलेंगी। कई जगह ऐसी जहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है तो वहाँ पे वेल्स और टैंक से जो भी है वाटर सप्लाई किया जा रहा है। कई तरह के वहाँ पे वीवर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे वीविंग करके चीज़ें बना रहे हैं। कई तरह के आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे जो एक क्लॉथ है उससे फ्लैग बनाने का काम करते हैं जो कि फेस्टिवल्स में टेंपल में यूज़ होता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं आर्ट या आर्टिफैक्ट्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। नाउ वी सी
The temple town and the pilgrimage center. Thanjavur is also an example of a temple town. Temple town represent a very important pattern of the urbanization. The process by which a cities develop a temple were often central to the economy and the society. Ruler built temples to demonstrate their devotion to the various deities. They are also endowed temple with the grants of the land and money to carry out the elaborate ritual, feed pilgrims and the priest and the celebrate festival. Pilgrim who flocked to the temple also made a donation. अब देखिए यहाँ पे बात की गई टेम्पल टाउन की, तो वहाँ पे किस तरह से चीज़ें चल रही है। जैसे कि थांजावुर जो है एक एग्जांपल लिया गया है टेम्पल का, वो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न शो करता है अर्बनाइजेशन का। वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप हैं उसके आसपास की। वहाँ की इकोनॉमी सोसाइटी काफ़ी अच्छी है। रूलर्स जो हैं उन्होंने वहाँ के काफ़ी अच्छी उन्होंने टेम्पल को बिल्ड किया है। सारे फेस्टिवल्स रिचुअल्स जो है वहाँ पे कंप्लीट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के बारे में बताई गई है। और यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट में डोनेशन भी आता है, जिससे सारी चीज़ों में इससे मान के चलिए जो प्रसाद है या जो भी भंडारा किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं। Now we see the temple authority use their wealth to finance trade and the banking. Gradually, a large number of the priest, worker, artists, and traders etc. settled near the temple of a Keter or its needs, and those of the pilgrims. Thus grew temple town. Town emerged around a temple such as those of the Bhila Swamin, Bhilsa, or the Vindhyas, Madhya Pradesh, and the Somnath in the Gujarat. And the other important temple town include Kanchipuram and the Madurai in Tamil Nadu and the तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े टेम्पल्स के बारे में बताया गया, जैसे कि मदुरई का विदिशा मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, कांचीपुरम। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। और यहाँ के बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ की जो भी अथॉरिटीज़ होते हैं, जो भी वेल्थ और फाइनेंस का काम करते हैं, उसको सब कुछ बैंकिंग में रखते हैं, ट्रेड में यूज़ करते हैं, जो कि अच्छे पर्पज़ से यूज़ किया जाता है उस फंड को। इसके साथ साथ जो भी वहाँ के आर्टिस्टियंस होते हैं या जो प्रीस्ट होते हैं, वर्कर होते हैं, पंडित होते हैं, जो भी ट्रेडर होते हैं, उन सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं मंदिर के आसपास ही रहते हैं, ताकि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पर खड़े हो सके। इसके बाद में pilgrimage centers also slowly developed into the township. Vrindavan, Uttar Pradesh, and Tiruvannamalai are examples of the two such towns. Ajmer was the capital of the Chauhan kings in the 20th century and later became a Suba headquarter under the Mughals. It provides an excellent example of a religious coexistence. Khwaja Mueddin Chishti and the celebrated Sufi saint who settled there in the 12th century attracted devotees from all creeds. Near the Ajmer is a lake Pushkar which has attracted a pilgrim from each ancient times. अब देखिए यहाँ पे बात की गई पिलग्रिम सेंटर्स क्या है, जो भी देखने की जो भी विजिटिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम कहें कहीं पे हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ का जो भी सबसे फेमस होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रदर्शनी वाली चीज़ें होती हैं, जो सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, हम उन्हीं जगहों पर क्या होता है सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जगहों के बारे में बताया गया, जैसे वृंदावन है उत्तर प्रदेश का, तिरुवंतमलई है तमिलनाडु में, अजमेर राजस्थान में। तो ये सारी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें रखी हैं, जो कि देखने के पर्पज़ से काफ़ी बड़ी हैं और उनका टूरिज़्म स्पॉट जो है वो काफ़ी बड़ा है। अ नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल टाउन। अब देखिए यहाँ पे जो है नेटवर्क ऑफ अ स्मॉल टाउन की बात की गई है। From the 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. These probably emerged from the large villages. They usually had a manadapika, to which nearby villages brought their produce to sell. They also had a market street called the Hatta, lined with the shops. Beside there was a street for different kinds of artisans such as the potters, oil posers, sugar maker, toddy makers, smiths, stenomans, and etc. While some traders lived in the town, others travelled from the town to town. Many came from afar and near to those towns to buy a local article and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut, and the spices like pepper. अब देखिए जो नेटवर्क है तो स्मॉल टाउन के बारे में बताया गया। जो भी स्मॉल टाउन है बेसिकली देखिए वहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें वहाँ पे ख़रीदने को मिल जाएंगी, खाने को मिल जाएंगी। कई तरह के आपको आर्टिस्टिक चीज़ें, पॉटर्स, ऑयल प्रेसेस, शुगर मेकर्स, टेडी मेकर्स, स्मिथ्स, स्टोनमैन्स, ये सारी चीज़ें जो आपको मिल रही है। तो क्या है, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का नेटवर्क है, लिंक है। कोई एक सामान यहाँ से वहाँ अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो कई दूसरी चीज़ें जो है वो दूसरी जगह से यहाँ इंपोर्ट की जाती हैं। कई सारी चीज़ें जो है
लोकल प्रोडक्ट होती हैं जो बाहर बेची जाती है, जैसे कैम्फोर है, सैफ्रॉन है, बीटल नट है, स्पाइसेस हैं, पेपर्स हैं। तो ये सारी चीज़ों का क्या होता है, बेसिकली आदान प्रदान होते रहते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है, अगर उस स्टेट में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हमारे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत अच्छी है, तो हम क्या होगा, हम यहाँ से आर्टिस्टिक चीज़ों का जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ से स्पाइसेस जिनकी हमें ज़रूरत है हम उसका इम्पोर्ट करेंगे, डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी जितनी हमें रिक्वायर्ड है हमारे स्टेट के लिए। तो ये चीज़ें होती थी। इसके साथ साथ यूजुअली सामंता और इन द लेटर टाइम्स जमींदार built a fortified palaces in near these towns. They levied the taxes on a trader, artisan and the articles of the trade, and sometimes donated the right of the collect these taxes to the local temple which had been built by themselves or rich merchants. These tithes are recorded in the inscription that have survived to this day. नाउ वी सी द ट्रेडर्स एंड द बिग स्मॉल। अब जो ट्रेडर्स होते हैं यानी जो बिजनेस मैन होते थे वो बड़े और छोटे भी हुआ करते थे। तो अब उनके बारे में हम देखेंगे किस तरह से वो बिज़नेस करते थे। There were many kinds of traders. These included the Banjaras, several trader, especially horse trader, formed association with the headman who negotiated on their behalf with the warrior and who brought the horses. Since the trader had to pass through the many kingdoms and the forests, they usually traveled in the caravans and they formed a guild to protect their interest. And there were the several such guides in South India from the 8th century onward, the most famous being the Maningamma and the Nandavasi. This guide traded extensively both within the peninsula and with the Southeast Asia and China. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो किंगडम है वहाँ पे किस तरह से फॉरेस्ट या दूसरे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे किस तरह से जो बिज़नेस है उसको आगे बढ़ाया गया, कितना उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाया गया, किस सेंचुरी में जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे किया गया, कौन थे जो वहाँ के फेमस बीइंग ट्रेडर थे, जैसे कि मनिंग्रामन और जो नंदा देसी थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेडर्स थे वहाँ के उस समय साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में, जो हर जगह पे अपना ट्रेडिंग करते थे। जैसे पेनिनसुला एरिया की अगर हम बात करें या नॉर्मल विद इन उनके ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो वहाँ पे हर जगह उनका तो था ट्रेडिंग चल रहा था। There are also communities like Chaitiyars and also the Marwari Oswal who went on to become a principal trading group of the country. अब देखिए इसके साथ साथ और भी कई सारी कम्युनिटीज़ थी जो एक बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की हम बात करें जो एक पर्टिकुलर ट्रेड को फॉलो करती थी कि जैसे किसी एक चीज़ का जो बिज़नेस है वो उसी की कम्युनिटी करती आ रही है। ये चीज़ें भी हमें वहाँ हमारी अपनी कंट्री में हमें देखने को मिलती थी। अगर हम बात करें गुजराती ट्रेडर की, इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियाज एंड द मुस्लिम बोहराज ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia, China, and they sold a textile of spices in this port. In exchange, they brought a gold and ivory from the Africa and spice tea, Chinese blue pottery, and the silver from the Southeast Asia and the China. अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है वो यहाँ ये बताया गया कि अगर हम किसी दूसरी कंट्रीज जैसे हमारी जो दूसरी जो भी कम्युनिटीज़ हैं, अगर जो बनिया हैं या हिंदूज़ हैं, मुस्लिम बोहराज हैं, ये जिस भी तरह का ट्रेडिंग करते थे तो जो भी चीज़ का ये इन्होंने एक्सपोर्ट किया है तो उसके साथ साथ दूसरी कंट्री से तरह तरह के इम्पोर्ट भी होते थे। जैसे किसी कंट्री से गोल्ड आ रहा है, आइवरी आ रही हैं, या फिर स्पाइसेस आ रहे हैं, ब्लू पॉटरीज आ रही हैं, सिल्वर्स आ रही हैं, तो ये सारी कंट्रीज से जो है वो इम्पोर्ट भी किया जाता था। The towns on the west coast were home to the Arab and Persian, Chinese, Jewish, and the Syrian Christianity trader. Indian spices and the clothes sold in the Red Sea port were purchased by an Italian trader and eventually reached to a European market, fetching a very high profit. Spices grown in the tropical climate, pepper, cinnamon, nutmeg, dried ginger, etc., became an important part of the European cooking, and the cotton cloth was very attractive. This eventually drew a European trader to India. We will shortly read about how दिस चेंज दिस फेस ऑफ द ट्रेडिंग एंड टाउन। अब देखिए जो और भी सारी चीज़ें हैं, और भी सारी चीज़ों का बिजनेस होते गया, धीरे धीरे क्या हुई चीज़ें बढ़ती गई। देखिए बेसिकली अगर हम किसी भी कंट्री या किसी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो कहीं से अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते जा रहा है और बिज़नेस जो है ये दिन पे डे बाय डे बढ़ता जा रहा है तो इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है हर जगह की क्या है दिन पे दिन सुधरती चली जाती है। अब हम देखेंगे क्राफ्ट्स इन टाउन, यानी टाउन्स में किस किस तरह के क्राफ्ट्स होते थे, क्या क्या चीज़ें फेमस थी, अब वो हम यहाँ पे देखेंगे।
The craftsperson of the Bidar were so famed for their inlay work in the copper and silver that it became to be called a Bidri. The Panchalas or the Vishwakarma community, consisting of the goldsmith, bronzesmith, and the blacksmith, masons, are carpenters who are essential to the building of a temple. They are also played an important role in the construction of the palaces, big buildings, tanks, and the reservoirs. Similarly, the weavers such as the Salayar and the Kaki Kolars emerged to prosperous community and making the donation of the temple. Some aspects of the cloth making like a cotton cleaning, spinning and dyeing become a specialized to the independent craft. अब देखिए कई तरह की क्राफ्टिंग, जैसे यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिखाई गई है, जैसे कि यहाँ पे टाउन ट्रेडर्स का एक क्राफ्ट पर्सन है जो कि आपको एक शॉल पे आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है, या जो फिगर 5 में आपको देख सकते हैं सेंचुरी में जो जिस तरह का ब्रास विद अ ब्लैक ओवरले बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले टाइम पे जो है इसका काफ़ी ज़्यादा जो है क्राफ्टिंग किया जाता था, और ये कई सारे मंदिर्स में या पैलेसेस में लगाने के लिए यूज़ की जाती थी जिससे वहाँ की डिज़ाइन या शोभा बढ़े। और इसके साथ एक और काम जो है ये भी देखा गया था जो बढ़ जाता था, वो है ये चीज़ होती थी कि इसका जो है साफ़ सफाई भी हमें स्पेशली कॉटन स्पेशल तरह की क्लोथ से करनी होती थी, जैसे कि कॉटन है, ये सारी चीज़ों से हमें इसकी क्लीनिंग करनी होती थी। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसके जो वीवर्स होते थे, जैसे कि उसने सलायर और द काकी कोलार्स जो है वो कहा जाता था, ये स्पेशल कम्युनिटी से होते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी होती थी इन सारे मामलों में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होते थे इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए और करने के लिए। नाउ वी सी द क्लोजर लुक ऑफ हम्पी, मासूलीपट्टनम एंड द सूरत। अब हम्पी का जो लुक है वो यहाँ पे हम देखेंगे वो किस तरह का है और क्या बताया जा रहा है। हम्पी इज़ लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। अब देखिए जो हम्पी है वो कहाँ पे, कृष्णा नदी के पास तुंगभद्रा बेसिन में है, विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो कि विजयनगर एम्पायर को फॉर्म करता है और एज ए न्यूक्लियस शो करता है। फाउंडेड इन द 1336, और ये जो है 1336 में फाउंड किया गया है। द मैग्निफिशेंट रूइंस एट द हम्पी रिवील द वेल फोर्टिफाइड सिटी, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा वेल फोर्टिफाइड सिटी है। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड वॉज अ वेस्ट एंड देयर टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। अब यहाँ पे आपको सीमेंट कंस्ट्रक्शन की चीज़ें कुछ नहीं देखेंगी, यहाँ पे एक अलग ही टेक्निक आपको देखने को मिलेगा जो कि एक दूसरे पत्थर को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से क्या करता है, इंटरलॉक करता है। The architecture of Hampi was distinct, and the building of the royal complex in the splendid arcs domes the pilgrims' halls with the niches for holding a sculpture. And they also had a well-planned orchards and the pleasure garden with the sculptural motifs such as the lotus and the corbels. In an heyday in the 15th-16th century, Hampi busted with the commercial and the cultural activity. Muslim merchants and chaitis and the agents of the European traders such as the Portuguese thronged and the markets of the Hampi. अब देखिए यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर की बात की गई है। ये आर्किटेक्चर जो काफ़ी डिस्टिंक्ट डिज़ाइन का होता था, मतलब काफ़ी अच्छा होता था, और ये काफ़ी ज़्यादा रॉयल कॉम्प्लेक्स और जो भी स्प्लेंडेड आर्क्स होते थे, स्पेशल बिल्डिंग्स होती है, स्पेशली हॉल्स या पिलर जो होते थे उन पे ये आर्टिफाइड जो है ये किया जाता था, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होता था। ये सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ को, सारी चीज़ों को जो है उसमें शो किया जाता था। मतलब अब बेसिकली एक अगर हम पिलर की बात करें तो पिलर में इस तरह का ही शो किया जाता था, जो भी चीज़ें होती थी वो इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन की जाती थी कि वो प्रॉपरली उसमें सारी चीज़ें दिखाई दें। टेम्पल वर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी एंड द देवासीस। अब देखिए जो टेम्पल होता था वो एक ऐसा हब होता था जहाँ पे सारी तरह की कल्चरल एक्टिविटी की जाती थी और वो देव स्थान माना जाता था। यानी देवासीस मतलब वहाँ पे जो टेम्पल्स में होते थे सारे जो भक्त होते थे या दास दासी होते थे वहाँ पे डांस परफॉर्म करते थे किसी अच्छे दिन पे। Royalty and the masses in the many pillared halls in the Virupaksha temple and the Mahayavati festival known today as the Navratri in the south। अब देखिए जो महानवमी फेस्टिवल होता था ये नवरात्रि के तौर पे आज आप इसे जानते हैं, और पहले इसे महानवमी के नाम से जाना जाता था, और ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से उस वक्त मनाया जाता था। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी, और ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला फेस्टिवल होता था हम्पी में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव found the Mahanavami platform where the king received the guest and accepted a tribute from the subordinate chief. From here he also watched the dances and music and performance as well as the wrestling bout। अब देखिए महानवमी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे किसी जो किंग होते थे कई तरह के रिसीव्स जो भी गेस्ट बुलाए जाते थे उनके ट्रिब्यूट को एक्सेप्ट करते थे, अपने सबॉर्डिनेट्स के डांस और म्यूज़िक्स को देखते थे, परफॉर्मेंस को देखते थे, जो भी रेसलिंग की जाती थी उन सारी चीज़ों को देखा करते थे।
Hampi fell into a ruin following the defeat of the Vijayanagara in 1565 by the Deccanese Sultan and the ruler of the Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and the Bidar. अब हम्पी जो है ये थोड़ी तरह से बर्बाद होने लगा अगर कब 1565 के बाद, जो कि रूलर्स जब आए गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बेरार या बिदार में। गेटवे टू द वेस्ट, अगर हम गेटवे टू द वेस्ट की बात करें तो क्या है वो जगह? सूरत है। अब देखिए हम सूरत के बारे में यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। सूरत इज़ इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ अ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विद द कॉम्बे एंड द सम वॉट लेटर अहमदाबाद। अब देखिए सूरत जो है वो एक ऐसी जगह था जो कि एम्पोरियम था अगर वेस्टर्न ट्रेड की हम बात करें मुगल राज्यकाल में, और उसके बाद जो है अहमदाबाद बना। सूरत वॉज द गेटवे ऑफ द ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ एंड सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट ऑफ द मेका बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर। अब देखिए यहाँ पे जो है इसे कहीं ना कहीं जो एशिया का जो है बेसिकली मेन दरवाज़ा भी कहा जाता था, क्योंकि कई सारे पिलग्रिम शिप्स जो थे यहीं पे अपना सेल जो है वो किया करते थे। द सिटी वॉज अ कॉस्मोपॉलिटन एंड द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव हियर देयर। In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factory and the warehouses at Surat. According to their English chronicler Ovington, who wrote an account of a port in 1689, on the average of 100 ships of a different country could be found anchored in the port of at any given time. अब ये जो जगह थी उस टाइम पे देखिए कई सारे जो इंग्लैंड या डच के लोग थे जो भी बिज़नेस के लिए आते थे, ये उनका मेन स्पॉट हुआ करता था। उन्होंने कई सारी जो हम कह सकते हैं वेयर हाउसेस या फिर जो फैक्ट्रीज थी वो उन्होंने यहाँ पे लगाई थी और सारी चीज़ों का जो है वहाँ पे देखा जाता था। देयर वर ऑल्सो अ सेवरल रिटेल एंड द होलसेल शॉप सेलिंग अ कॉटन टेक्सटाइल। द टेक्सटाइल ऑफ द सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर एंड हैड अ मार्केट इन द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। द स्टेट बिल्ट अ न्यूमरस रेस्ट हाउसेस टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम all over the world who came to the city. There were the magnificent building and the innumerable pleasure parks. The Kathiwad set or the Mahajanas had a huge banking houses at the Surat. It is a noteworthy that the Surat Hindus were honored in the fair of markets of the Cairo in Egypt, Basra in Iraq and the Aswar Belium. अब देखिए ये जो थे कहीं ना कहीं जो हुंडीज़ थी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल थी, क्योंकि हर जगह हमें जो है बेसिकली हमें मार्केट करने को मिलता था। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो सूरत का जो फेमस गोल्डलेस बॉर्डर है जरी वाला, ये सारी चीज़ों का मार्केट जो है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है हम क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। However, Surat began to decline toward the end of the 17th century. This was because of the many factors: the loss of market and productivity because of the decline of the Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese, and the competition from the Bombay, present days Mumbai, where the English East India Company shifted in the headquarters in 1660, and today Surat is a bustling commerce center. अब देखिए इसके साथ साथ जो है सूरत का बिज़नेस दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा ख़त्म भी होने लगा 17th सेंचुरी में, क्योंकि इसके कई सारे रीजंस थे, कई सारे फैक्टर थे, क्योंकि मार्केट जो है बहुत लॉस में जा रहा था, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, मुगल एम्पायर जो है इसे डिक्लाइन कर रहा था, सी का जो कंट्रोल था वो भी पोर्तुगीज़ और बाकियों के साथ इसका कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गया था। इसके साथ साथ जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ से बेसिकली शिफ्ट होने लगा था, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली सेंटर को धीरे धीरे लो कर रही थी। इसके साथ अगर हम देखें तो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मौलिसपट्टनम, द टाउन ऑफ द मौसलीपट्टनम और द मछलीपट्टनम लिटरली फिश पॉट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर। अब देखिए जो टाउन था जिसे मौसलीपट्टनम के नाम से या फिर अगर हम मछलीपट्टनम कहें तो उसे नाम जाना जाता था, जो कि एक फ़िश पॉट टाउन था, ये कृष्णा रिवर के डेल्टा पे था। ये 17th सेंचुरी में ये जो था ये बहुत ही बड़ा सेंटर था और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी यहाँ पे हुआ करती थी। बोथ द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द मौसलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द आंध्र कोस्ट। अब बोथ जो कि डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दोनों भी चाहती थी कि इस पे जो कंट्रोल है वो उनका आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ऐसा पोर्ट बन गया था जो कि आंध्र कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका था बिज़नेस और ट्रेडिंग के तौर पे अगर हम कहें तो। द पोर्ट एट द मौसलीपट्टनम वॉज बिल्ड बाय द डच। जो ये फोर्ट है यहाँ का जो भी मौसलीपट्टनम का वो डच के द्वारा जो है बिल्ड किया गया है। द कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा imposed a royal monopolies on the sales of the textiles, spices and the other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. Fierce competition amongst the various trading group, the
Golconda, nobles, Parsi merchant, Telugu, Kompati, Chetis and the European trader made the city populous and prosperous. As the Mughal began to extend their power to the Golconda and their representative to the governor Miss Jamlan, who was the merchant, began to play off to the Dutch and the English against to each other in 1686 to 1687. The Mughal emperor and the Aurangzeb annexed Golconda. अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है बिज़नेस की बात की गई है कि गोलकोंडा में किस तरह का ये मोनोपोली और किस तरह के टेक्सटाइल स्पाइसेस और अदर टर्म्स जो चीज़ें हैं उन्हें प्रिवेंट किया गया पासिंग की कंप्लीट इन द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज। और इसके साथ साथ जो है इसकी कंपटीशन में और भी जो है दूसरे स्टेट्स थे और जो जिससे इस तरह की चीज़ें जो है वो आने लगी और बेसिकली वहाँ का जो है कॉम्पिटिशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव। और ये सारी चीज़ों की वजह से जो यूरोपियन कंपनी थी उन्हें दूसरा अल्टरनेटिव जो है कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ रहा था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ पोर्ट हैड अ कनेक्शन विद अ प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हिंटरलैंड। अब ये जो है कहीं ना कहीं दूसरी पॉलिसी नई पॉलिसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही थी जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दी थी वो इनफ नहीं थी। वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि कुछ ऐसी पॉलिसी बने तो जो कनेक्शन है प्रोडक्शन सेंटर से हिंटरलैंड का वो थोड़ा कम हो जाए या ना रहे। The new company trade center, it was felt the South combined a political, administrative and the commercial role. As the company trader moved to Bombay, Calcutta and the Madras, the present day is Chennai, the Machilipatnam lost the both merchant and the prosperity declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dissipated little town. अब इनका ये मानना था कि मान किसी लिए कोई भी ट्रेडिंग अगर की जा रही है अगर वो जगह कहीं और से मूव हो जा रही है यानी कि वो चीज़ जो भी बिज़नेस कर रहे हो पर्सन यहाँ से वहाँ कहीं मूव हो रहा है और बिज़नेस यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है पैसे का नुकसान हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना हो और वो सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन प्रॉपर्ली चलती रहें ये चीज़ जो थी इनका ये मेन फोकस थी। अब न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, अब कौन कौन से नए टाउन्स आए क्या क्या ट्रेडिंग चीज़ें हुई क्या बढ़ी वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। In the 16th and the 17th century, the European country were searching for the spices and textile। अब देखिए 16 और 17 सेंचुरी जो थी उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो ना स्पाइसेस और टेक्सटाइल यानी कपड़े और जो मसाले थे इसके सर्च में थी जो कि नया नया चीज़ें कुछ मिले इस तरह से विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। और ये चीज़ें जो है बढ़ती चली गई कहाँ पे यूरोप में और वेस्ट एशिया में। द इंग्लिश डच एंड द French formed the East India Company in order to expand their commercial activity in the East। और इंग्लिश डच और फ्रेंच ने मिलकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी उसको और एक्सपांड किया गया ताकि कमर्शियली जो है ये एक्टिविटी ईस्ट में भी बढ़ती चली जाए। इनिशियली द ग्रेट इंडियन ट्रेडर लाइक मुल्ला अब्दुल गाफुर एंड द विरजी बोरा हु ओन्ड अ लार्ज यूरोपियन कंपनीज यूज देयर नेवल पावर टू गेन अ control of the sea trade and the forced the Indian trader to the work as their agent. Ultimately, the English and the emerged as the most successful commercial political power in the subcontinent। और देखिए इस तरह से जो है बेसिकली वो धीरे धीरे क्या हो गया पावर में आते चलेगा और उस इंग्लिश जो है वो एक एज अ मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल पॉलिटिकल पावर में खड़े हो गए हमारे कॉन्टिनेंट में सब कॉन्टिनेंट में। The spurt in demand for goods like a textile led to the great expansion of the crafts, spinning, weaving and bleaching, dyeing, etc. and with more and more people। अब देखिए कहीं ना कहीं टेक्सटाइल की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही थी तो उसके काम में भी लोगों की बढ़ोतरी हो रही थी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जा रही थी जैसे डाइंग के लिए कटिंग के लिए क्राफ्टिंग के लिए एम्ब्रॉयडरी के लिए इस तरह से। इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकम इंक्रीजिंगली refined however this period also saw the decline of the independence of the craftsperson। They now began to work as a system of advances which meant that they had to wear a cloth which has already promised to the European agents and weavers who no longer had liberty of the selling their own and weaving their own pattern and they had to reproduce the design supplied by them with a company agent। अब देखिए इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जिस तरह भी की चीज़ें बनाई जा रही थी जो भी क्राफ्ट पर्सन कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपनी वीविंग और उस चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे ताकि जो चीज़ है वो दिन पे दिन बढ़ते जाए यानी बेसिकली जो हमारा सेल है वो दिन बाय डे क्या हो एडवांस होता चला जाए। वीवर्स जो थे वो ज़्यादा दिन एज अ लिबर्टी में नहीं रहना चाहते थे वो चाहते थे कि वो अपने क्लोथ्स को खुद ही सेल कर सके तो उनका भी अपना खुद का पैटर्न हो तो उन्होंने उसे भी क्या किया रिप्रोड्यूस किया डिज़ाइंस को और उसे सप्लाई करना शुरू किया कंपनी एजेंट्स को। द 18th century saw the rise of बॉम्बे कैलकाटा एंड मद्रास। और जो 18th सेंचुरी थी वो उसने बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास का राइज देखा मतलब धीरे धीरे जब ट्रेडिंग में ये शहर जो हैं आगे बढ़ते चले आए। विच आर द नोडल सिटीज़ टुडे जो कि आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है हमारे। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट अ मेजर चेंज
and the artisans were moved into the black towns established by the European company within the new cities. इसके साथ साथ जो क्राफ्ट्स और कॉमर्स का काम है ये धीरे धीरे अंडरवेंट चला गया मेजर चेंजेस में, क्योंकि जो भी मर्चेंट्स या आर्टिस्टेंस थे, ये जो भी ब्लैक टाउन से जो भी यूरोपियन के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे न्यू सिटी, वहाँ पे वो जाने लगे. द ब्लैक saw the native trader and the craftspersons were conferred, and while the white ruler occupied the superior residence of the Fort St. George in the Madras or the Fort St. William in the Calcutta. अब जो भी लोग हैं इनके द्वारा रूल किए जाने लगे, यानी वाइट रूलर्स के द्वारा रूल किए जाने लगे. द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड द कॉमर्स इन द 18th century विल बी टेकन अप द नेक्स्ट ईयर. और ये जो है स्टोरी हम और भी आगे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे. अभी देखिए यहाँ पे वास्को द गामा के बारे में बताया गया है, जो कि क्रिस्टोफर जो कोलंबस हैं उनके, यानी वास्को द गामा एंड द क्रिस्टोफर कोलंबस किस तरह से वो यहाँ आए और क्या क्या चीज़ें हुई, उसका एक यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी दिया है, जिसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड करूँगी एंड देन आई एक्सप्लेन यू. In the 15th century, European sailors undertook the unprecedented exploration of the sea route. They were driven by the desire to find a ways of reaching an Indian subcontinent and obtaining spices. Vasco da Gama, a Portuguese sailor, was one of those who sailed across the Atlantic and the African coast, went round it. Crossing over the Indian Ocean, his first journey took more than a year. He reached Calicut in 1419 and returned to Lisbon, and the capital of the Portugal. Following year, he lost 2 of his 4 ships of the 170 men and started the journey of 54 survived. अब देखिए यहाँ पे वास्को द गामा जो थे और जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये दोनों भी क्या थे, कहीं ना कहीं जो थे ये ट्रैवलर थे. ये नई नई कंट्री सी रूट से फाइंड करते थे और वहाँ पे ट्रैवल करते थे, वहाँ की चीज़ों को समझते थे और उस हिसाब से ट्रेडिंग करते थे. ये उनके बारे में ही यहाँ बताया गया है. आपसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया. जो चैप्टर की मेन हेडिंग थी और उसका जो समराइज़ करना था वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ. देखिए जो अभी इसकी हेडिंग है वो क्या है, टाउन ट्रेडर्स एंड द क्राफ्ट पर्सन, यानी कोई शहर है वहाँ की जो आप जिस तरह की ट्रेडिंग हो रही है, जो भी क्राफ्ट पर्सन है वो किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को बढ़ावा मिला, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया. देखिए जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, सूरत आज के टाइम पे जो है टेक्सटाइल के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी. नई नई चीज़ें आपको वहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी, नई नई तरह के पैटर्न आपको आते हुए दिखाई देंगे. जैसे क्राफ्टिंग की चीज़ें हैं, कई सारे स्टेट ऐसे हैं हमारे जहाँ पे क्राफ्टिंग का काम बहुत अच्छा किया जाता है, जैसे कि नक्काशी है और भी सारी चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें जो है डे बाय डे फेमस होती गई. जैसे हम्पी का आर्किटेक्चर है वो किस तरह का था, वो किस तरह से ट्रेंड में आया, और भी चीज़ें. तो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स जो थे, जिस तरह की डिज़ाइन हमें देखने को मिली, तो ये पहले से लेकर अभी तक का ये पूरी स्टोरी बताई गई है, जो सेंटर्स बने. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ इन केस यू आर नॉट गेटिंग दिस चैप्टर यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. थैंक यू फॉर द डे.